दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। दोस्तों आज एक बार फिर से हम बात करेंगे कि बिहार में जो बहालियां हो रही है उन बहालियों के बारे में। दोस्तों अभी ताज़ा मामला आया है 8244 अमीन के बारे में। उसमें क्लर्क की सीटें भी शामिल है, उसमें सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी की भी सीटें शामिल है और उसमें कानूनगो की भी सीट शामिल है। इसमें जो कल बिहार के कैबिनेट में मीटिंग हुई, उस मीटिंग में एग्ज़ाम करवाने का फैसला लिया गया है। तो इस एग्ज़ाम करवाने के फैसले क्यों लिए गए हैं, इसके पीछे क्या साजिश है, क्या चाह रही है सरकार, इस सभी बातों को आप लोगों के बीच में रिवील करने वाला हूँ। दोस्तों आपको अगर इन बातों को जानना है तो आपको ये वीडियो पूरी तरह से देखना पड़ेगा, पूरा एक एक पॉइंट आपको समझना पड़ेगा। कैसे इस बहाली में खेल की गई और कैसे सरकार के द्वारा छात्रों के अहित को देखा गया। दोस्तों मैं सिर्फ ये नहीं कह रहा हूँ कि इस बहाली में क्या किया गया है, लेकिन आपको मैं ये भी कह रहा हूँ कि जब तक आप लोग इसके विरुद्ध खड़ा नहीं होइएगा आप लोग को कुछ हासिल होने नहीं वाला है। दोस्तों अभी आपको हमारे फेसबुक का भी पेज का भी दिख रहा होगा, जो एड्रेस है मेरा @बिहार नीति, वो आपको फेसबुक पर दिखेगा। वहाँ भी ये वीडियो अपलोड होगा, वहाँ भी आप लोग उसको पेज को फॉलो करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें वीडियो को, ताकि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक फैले और लोग समझें कि क्या किया जा रहा है बिहार में सरकारी बहालियों के साथ। दोस्तों मेरा मकसद सिर्फ व्यूज़ पाना नहीं है, मेरा मकसद ये है कि बिहार में छात्र चाहे वो किसी भी वैकेंसी से रिलेटेड हो, उन सभी के साथ न्याय हो। कैसे अन्याय किया जा रहा है उन सभी बातों पे मैं अभी गौर करवाता हूँ आपको। दोस्तों मैंने 5 पॉइंट जो मेनली हैं इस बहाली में जो किया गया है उसको मैं नोट करके लाया हूँ। उस पाँचों पॉइंट को आप लोगों के बीच में अभी रखने वाला हूँ, क्योंकि वो पाँचों पॉइंट आपको कहीं ना कहीं दिल को झकझोरेगी और आपको कहीं ना कहीं बताएगी कि ये कैसे किया गया, क्या किया गया, कैसे सरकार के नुमाइंदे, सरकार के चापलूस, सरकार के लोग और खुद कुछ ऐसे भी हैं जो इस बहाली में भी हैं, शामिल हैं, उन लोगों ने भी खेल किया। पूरी तरह से इस वीडियो को ध्यान में देखें और रखें और पूरी तरह से लास्ट तक देखें, तभी आपको समझ में आएगा। दोस्तों एक बार फिर मैं आपको इंडिकेट करने जा रहा हूँ कि आप लोग फेसबुक पेज को जरूर पर विजिट करें, क्योंकि वहाँ से आप लोग जैसे शेयर करेंगे वो वीडियो लोगों तक पहुँचेगी और सरकार की साजिशों को वो समझेगी। दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ बिहार में जो कल फैसला लिया गया है, तो कल भी मैंने इसके ऊपर वीडियो बनाया था। कल वीडियो मैंने स्क्रीन रिकॉर्डिंग के द्वारा बनाया था, उसमें आप लोगों को मैंने बताया था कि ऐसा कोई फैसला नहीं लिया गया कि जैसे कि एग्ज़ाम बहाली रद्द होने के बताया जाए। आपको बता दो कि जब भी कैबिनेट मीटिंग होती है, कैबिनेट मीटिंग के ठीक 10 से 15 मिनट के बाद वेबसाइट पर दे दिया जाता है कैबिनेट के डिसीजंस। उन डिसीजंस को मैंने देखा, उसके बाद प्रेस नोट था, प्रेस नोट को भी मैंने देखा। उन दोनों में कहीं भी न विशेष सर्वेक्षण अमीन, न सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी, न किसी इस वैकेंसी से रिलेटेड जो भी सीट्स थी उसके बारे में जानकारी नहीं दी गई थी और नहीं बताई गई थी कि वो भी रद्द है। लेकिन जैसे ही मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस देखा बाय विजुअल, मैंने उसमें देखा कि जो सिद्धार्थ हैं कैबिनेट सचिव, उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ साफ बताया गया कि इसमें सभी पद अमीन के आते हैं, विशेष सर्वेक्षण अमीन के, विशेष सर्वेक्षण लिपिक, सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी और विशेष सर्वेक्षण कानून को, इन सभी के एग्ज़ाम को रद्द किया इस सभी में अब लिखित एग्ज़ाम के तौर पर ये बहालियाँ की जाएगी। अब बात करते हैं दोस्तों कि कैबिनेट डिसीजन तो मैंने आपको समझा दिया, उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ कि मैंने प्रेस नोट के हिसाब से बना दिया। हालांकि विजुअल्स से ज़्यादा आप लोगों को लिखतंत्र पे भरोसा करना चाहिए, तो यही कारण है कि मैंने उसको जैसे ही बना दिया। बाद में जब वो आया तो मैंने देखा, फिर मैंने सोचा कि अब तो वीडियो जा चुका है तो मैं कैसे इन बातों को क्लियर करूँ। तो कोई बात नहीं दोस्तों, अब बात कर लेते हैं कि कैबिनेट डिसीजन ये मैंने आपको चर्चा कर लिया। अब बात कर रहे हैं, देखिए साजिश कैसे किया गया। हम लोगों को बोला गया या फिर जो एलआरसी की टीम है उनको बोला गया, सभी को बताया गया कि 22 या 23 दिसंबर को एक मीटिंग होगी एलआरसी के द्वारा। उस मीटिंग में एलआरसी के सचिव बैठेंगे, प्रधान सचिव बैठेंगे और उन लोगों के द्वारा डिसीजन लिया जाएगा कि इस बहाली का क्या किया जाए, एग्ज़ाम लिया जाए नहीं लिया जाए, उसको डिसीजन होगा। लेकिन हुआ क्या दोस्तों, मतलब जब डिसीजन लिया जाता उसके बाद नियमावली बनती। हुआ क्या, उससे पहले 20 दिसंबर को नियमावली बना के सब कुछ करके कैबिनेट में भी पास करवा लिया गया। दोस्तों ये सवाल उठता है कि आखिर ये कैसे हो गया। जिस मीटिंग को 22 या 23 दिसंबर को होना था वो मीटिंग पहले कैसे हो गई, पता भी नहीं चला कैसे मीटिंग हो गई। तो आखिर ये हिडन गेम क्यों खेल रही है एलआरसी। इस हिडन गेम को आप लोगों को समझना पड़ेगा कि एलआरसी कैसे छात्रों के साथ धोखा दे रही है, छात्रों को कैसे खेल रही है, छात्रों के लाइफ के साथ। दोस्तों मैं एक और बात आप लोगों को क्लियर करना चाहता हूँ कि फैसला से पहले नियमावली तैयार किया गया और गुपचुप तरीके से नियमावली को मंजूरी दे दिया गया, ये मैंने आपको बता दिया। अब देखिए
बात यह है दोस्तों कि आप सोच के देखिए कि हम लोगों को बताया जाता है कि 22 और 23 दिसंबर को मीटिंग होगी। 20 दिसंबर को कैबिनेट की मीटिंग है। कैबिनेट की मीटिंग में इस प्रस्ताव को रख दिया जाता है, प्रस्ताव को मंजूरी भी मिल जाती है। अब सवाल ये उठता है कि क्या मुख्यमंत्री को भी इस बारे में जानकारी दे दी गई या नहीं, या फिर डायरेक्टली कैबिनेट में दे ताकि इस प्रस्ताव को पास करवा लिया गया। इस बात को समझना पड़ेगा दोस्तों। सबसे बड़ी बात है कि अगर आप सोच रहे हैं कि नियमित बहाली या कुछ की, तो साफ साफ प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्लियर कर दिया गया। एक बार मैं आपको ये प्रेस कॉन्फ्रेंस दिखा देता हूँ, फिर आप लोगों से मैं आगे बात करता हूँ। वहां से प्रशिक्षण प्राप्त योग्यताधारियों को लिया जाएगा। और सबसे महत्वपूर्ण इसमें संशोधन ये हुआ है कि ये जो बहाली की प्रक्रिया है वो मार्क्स बेसिस पर हट के अब एग्जामिनेशन बेसिस पे होगी। तो ये महत्वपूर्ण ये संशोधन किए गए हैं। ये नियमावली 2022 विशेष सर्वेक्षण मानदेय आधारित संविदा नियोजन, ये सर्वे जो भू अर्जन का भूमि सर्वे चल रहा है उसी का बहाली है। इसमें मैं बता पढ़ देता हूँ। इसमें विशेष सर्वेक्षण सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी है, विशेष सर्वेक्षण कानूनगो है, विशेष सर्वेक्षण अमीन है, विशेष सर्वेक्षण लिपिक है और कार्यालय प्रचारी। बिहार सर्वेक्षण कार्यालय लिपिक के सबर नियमावली 2022 की स्वीकृति है। ये आपको पता होगा गुलजार बाग में सर्वे सेटलमेंट का जो रिकॉर्ड कार्यालय है वो मेंटेन करता है, रिकॉर्ड्स मेंटेन करता है। वही नक्शा वक्शा आपको मिलता है। उसी में जो संवर्ग है जो रिकॉर्ड कीपिंग करता है उसमें निम्न वर्गीय लिपिक, उच्च वर्गीय लिपिक, प्रधान लिपिक, सहायक प्रशासकीय पदाधिकारी, इन सबका जो नियमावली है वो स्वीकृत हुआ है। 13 नंबर में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 की धारा 8 के साथ ये राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा नियम में जो अधिनियम था उसमें यह था कि जो फूड सिक्योरिटी एक्ट में यदि कोई ये कंडिका 4 है फूड सिक्योरिटी। तो आप लोगों ने देख लिया दोस्तों, प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ साफ बोल दिया गया है कि नहीं, इस बहाली में सिर्फ और सिर्फ संविदा बेसिस पे जो बहाली है उस पर एग्जाम होगा। तो आप सोच सकते हैं कि संविदा बेसिस ही रहेगा, कोई नियमित का आप लोग चक्कर में न रहे। खेल गई सरकार, ये आप लोग जान लीजिए। अब देखिए बात यहाँ यह भी आता है दोस्तों कि आप सोच के देखिए कि नियमावली कैसे 2 दिन में तैयार हो गई। पिछले 4 महीने से सरकार है, जो महागठबंधन की सरकार हम बोलते हैं, 4 महीने में ये नहीं कर पाई। 4 महीने में जो एक बार वैकेंसी आके उसका कैंसिल भी किया गया जब 2600 कुछ सीट की आई थी। उसके बाद उसको जब कैंसिल किया गया तो फिर दोबारा से वैकेंसी आई, फॉर्म फिलअप हुआ, रेक्टिफिकेशन विंडो ओपन हुआ, रेक्टिफिकेशन हो भी गया, सब कुछ हो गया। और उसके बाद अब इसको 3 दिन के अंदर ये नोटिफिकेशन बना ली। मतलब मान के चलिए कि हम लोग के पास 12 या 13 को न्यूज आया था, 16 को इसके विरुद्ध आंदोलन था, 15-16 को आंदोलन था, जो भी हो, 14-15-16 ऐसे कुछ था, मुझे अभी माइंड में थोड़ा स्लिप हो रहा है। जब आंदोलन था उस आंदोलन के ठीक बाद 2 दिन के अंदर 18-19 में 17 को मीटिंग भी हुआ। 16-17 को मीटिंग के बाद 18-19 बीच करके 20 को 2 दिन के अंदर नियमावली बना दिया गया। नियमावली को कैबिनेट में भी मंजूरी दे दिया गया और कैबिनेट से पास भी हो गया। तो क्या मुख्यमंत्री को ये बातें पता थी? ये सोचने वाली बात है। इसके बाद अगर बात करते हैं दोस्तों, तो आप सोच के देखिए कि अब जब ये फॉर्म फिलअप होगा, अभी एजेंसी भी इसके पास नहीं आए हैं ना, उसके बाद फॉर्म फिलअप होगा। फॉर्म फिलअप होने के बाद फिर से रेक्टिफिकेशन विंडो आएगा। रेक्टिफिकेशन विंडो होने के बाद अब बात कर लेते हैं कि एग्ज़ाम के बाद पेपर आउट। बीपीएससी में हुई थी, बीएसएससी में हुई थी, पेपर लीक होने के बाद, और वैसे भी इन्होंने बोला है ऋषि कुमार ने कि अगर पेपर लीक होती है तो एग्ज़ाम कैंसिल भी तो होती है। तो इनको तो पूरा विश्वास है कि हम लोग पेपर लीक करवाएंगे, क्योंकि उसमें शामिल वो होता है। तो ये हो गया दोस्तों। अब अगर बात करें इन सभी के बाद, आप देखें तो पेपर लीक के बाद फिर री एग्ज़ाम के बाद फिर काउंसलिंग में फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। उस डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में फिर क्या होगा, ये निकलेंगे फर्जी निकलेंगे नहीं, उन फर्जियों की सेटिंग होगी और उस सेटिंग का फंड जाएगा राज्य में जो डोमिनेंट फैक्टर सरकार में है उसके खाते में। और जब वहाँ से अगर बात करें उसके बाद भी अगर कुछ सीट बच गया तो कुछ जेन्युइन लड़कों को मिल जाएगा, वो पूरी तरह से है, आप लोग पता है दोस्तों। इससे पहले 2019 में जो बहाली हुई, 2019 के बहाली में आप लोग जानते हैं सब कुछ सही क्लियर हुआ।
मान के चलिए कि कुछ यूजीसी वाले कुछ फर्जी हुए, तो जय सिंह और मंत्री रामसूरत राय ने इनको क्लियर किया और इन सबको बाहर किया, एफआईआर दर्ज करवाया, पैसे वापस लिए, सब कुछ किए। इतना तो तय था कि कम से कम उन्होंने साफ़ सुथरा किया। लेकिन हालांकि वो भी साफ़ सुथरा हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन इतना इन लोगों ने मेहनत किया कि उसको साफ़ सुथरा करने के लिए कोशिश ज़रूर किया। लेकिन फ़िलहाल अगर बात करें तो ये सिर्फ़ और सिर्फ एक पार्टी फंड के लिए ऐसा किया जा रहा है और किसी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए किया जा रहा है। दोस्तों एक बात सोच के देखिए, सरकार 4 महीने से आ गई। जो सरकार को मतलब जून में लास्ट छठा चरण शिक्षक भर्ती का सब कुछ मतलब हो गया। उसके बाद 7वें चरण की जुलाई या अगस्त में नोटिफिकेशन निकालने वाले थे, लेकिन जैसे ही सरकार बदली 10 अगस्त को मंत्रिमंडल चेंज हुआ। मंत्रिमंडल जब चेंज हुआ तो उसके बाद क्या होता है कि अ, शिक्षा विभाग है वो चला जाता है आरजेडी के पास। आरजेडी के पास चला जाता है तो उनको सब कुछ बिहार में खामियां नज़र आने लगती है। उस खामियों को को ठीक करने के लिए पिछले 4 महीने से इसकी नियमावली तैयार नहीं हुई है और बिहार में 7वें चरण की शिक्षक बहाली नहीं निकल पा रही है। लेकिन जब किसी वैकेंसी को कैंसिल करने की नौबत आती है तो 2 दिन में इनको नियमावली भी तैयार हो जाती है, उस नियमावली के साथ साथ उसको कैबिनेट से भी मंजूरी मिल जाती है। तो ये होता है छात्रों के साथ खेलने की सोची समझी सुनियोजित तरीका। दोस्तों हो सकता है कई अगर अनपढ़ उप मुख्यमंत्री के फ़ैन होंगे तो मेरे बातों से दिक्कत हो, लेकिन आपको मैं साफ साफ बता देना चाहता हूँ कि मैं बीजेपी का भी विरोधी हूँ। मैं बीजेपी का भी कोई समर्थक नहीं हूँ और बीजेपी से मुझे कोई लगाव नहीं है। बीजेपी में भी अगर जो योजनाएं गलत आई थी, अग्निवीर गलत था, अग्निवीर के बाद अब ये एलआरसी वीर हो रहा है, वो भी अलग बात है, लेकिन अग्निवीर गलत था तो वो गलत था। ग्रुप डी में और एनटीपीसी में जो रिजल्ट निकली थी वो गलत थी तो गलत थी। ये मैं आप लोगों को मैं साफ साफ बता देना चाहता हूँ। लेकिन अगर बात करें तो आप सोच के देखिए कि कैसे हम लोगों के साथ खेला जा रहा है। शिक्षक बहाली का नियमावली 4 महीने में तैयार नहीं हुआ इन लोगों के द्वारा, और अब बात किया जा रहा है कि मई जून में ये तैयार होगी। और उसके बाद बात किया जा रहा है कि एलआरसी में 2 दिन में तैयार होकर नियमावली मंजूरी भी मिल गई। क्यों? क्योंकि इसके पीछे 2 बातें होती हैं। एक ये होती है, पहला फैक्टर ये होता है कि इन्होंने जो पैसा खाया है पब्लिकेशंस वालों से, उनका पब्लिकेशंस का बुक भी बेचना है। दूसरी बात ये आती है कि कोचिंग संस्थान को भी इससे बेनिफिट होता है, तो कोचिंग संस्थान भी अभी हावी हैं इनके ऊपर। क्यों? क्योंकि तैयारी करवाने के लिए तो उनको कोचिंग के पास जाना पड़ेगा ना। नंबर बेसिस में क्या है, नंबर बेसिस में अगर ये सही रहें तो जेन्युइन कैंडिडेट और जेन्युइन सर्टिफिकेट को एक दिन में जान सकते हैं। लेकिन इनको जांचता तो है नहीं, इनको वैसे लोगों को आगे कर देना है जो बड़े बड़े घरानों से हैं, विधायक बन गए हैं मम्मी पापा के आशीर्वाद से, मम्मी पापा और दूसरे पापा के ही आशीर्वाद से। और जब उस आशीर्वाद की बात करें, जब उनको आगे किया गया तो उनको के द्वारा बुलवाया गया कि नहीं, इसका फॉर्म भरने से पहले मैंने आप लोगों का वेरिफिकेशन कर लिया था कि आप लोगों फर्जी हैं, और फर्जियों का भी आप लोगों ने सेटिंग कर लिया था, आपने उस एजेंसी को मैनेज कर लिया था। तो ऐसे ऐसे लोग को आगे किया जा रहा है। तो अनपढ़ मुख्यमंत्री के अनपढ़ सुपर मुख्यमंत्री के अनपढ़ विधायकों, समझ जाओ कि तुम लोगों ने जो किया है वो बहुत गलत किया है और इसका खामियाजा बहुत जल्द भुगतना पड़ेगा। चिंता मत करो, मुख्यमंत्री तुम्हारा नहीं बन पाएगा, वो याद रखना। अनपढ़, मैं साफ साफ ये क्लियर कर देना चाहता हूँ दोस्तों कि ये एक सुनियोजित तरीके से इस बहाली को रद्द किया गया है और इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी। इस नंबर बेसिस बहाली में, इस बहाली को सिर्फ़ और सिर्फ पैसे कमाने के लिए रद्द किया गया है, क्योंकि पैसा कमाई नहीं हो पा रहा था इनका। नंबर बेसिस बहाली पे कोई भी आदमी आंकड़ा लगा सकता है कि किस कैंडिडेट का कितना है, अगर उसका सिलेक्शन हुआ है तो किस बेसिस पे सिलेक्शन हुआ है। तो ऐसी बातें हैं दोस्तों। बाकी आप लोग इस पर क्या सोचते हैं, आप लोग हमें ज़रूर बताएंगे। दोस्तों सबसे बड़ी बात मैंने जो आपको बोला कि शिक्षक बहाली के बारे में आप सोच के देखिए, शिक्षक बहाली आखिर क्यों नहीं हो रही है और एलआरसी में ऐसा क्यों किया जा रहा है। दोस्तों बात एक और आती है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो बोला गया कि सबसे पहले बोला गया था सर्वेयर, तो सर्वेयर का मैंने जो कल वीडियो बनाया था उस वीडियो में आपने देखा था कि सर्वेयर की बहाली अमीन के पद पे होती है, और जो पहले था पिछले 2019 में जो वैकेंसी आई थी उसमें 49-50 स्पेशल सर्वे अमीन थे, 550 अमीन थी, जो अमीन आईटीआई और डिप्लोमा
ITI बेसिस पे था और ITI में जो सर्वेयर का कोर्स जिन्होंने किया है उसके लिए था, लेकिन उसमें से 99% फर्जी निकल गया, जिसके कारण कि उसको रद्द कर दिया। उसमें मतलब नहीं निकलने के कारण अब उसमें एग्ज़ाम की बात की जा रही है। लेकिन एक पत्रकार ने जब पूछा तो पत्रकार के सवाल के जवाब में उन्होंने बताया था कि अ, पत्रकार के सवाल में मतलब जो कैबिनेट सचिव है उन्होंने बताया कि नहीं, ये इसलिए किया गया है, सर्वेयर में एग्ज़ाम इसलिए क्यों किया गया है कि मतलब चारों को अलग अलग क्लियर किया गया है। बाकी इसके ऊपर सभी बातें मैं आप लोगों को क्लियर कर चुका हूँ कि मेरी वो गलती थी कि जो मैंने रात में वीडियो उस टाइप का बनाया, और उसको मैंने जब ठीक से देखा तो अभी मैं आपको क्लियर कर रहा हूँ कि ऐसा कुछ नहीं है। उन्होंने साफ साफ बता दिया है कि सभी बहालियों में संविदा के पद पर ये लिया जाएगा और इसमें एग्ज़ाम के बेसिस पे होगा। बाकी आप लोग इसको कितना लाइटली लेते हैं नहीं लेते हैं ये आप लोगों के ऊपर मैं छोड़ता हूँ। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। फेसबुक का आपको जो नीचे दिख रहा है एड्रेस, उस एड्रेस पर जाके पेज को लाइक ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को फैलाएं। यही आप लोगों के लिए एक छोटा सा वर्क छोड़ के जा रहा हूँ। धन्यवाद। बाकी इसको जो भी अपडेट होगा आप लोग जो भी क्वेश्चन करेंगे उसका जवाब मैं देने की कोशिश भरपूर करूँगा, वीडियो के माध्यम से हो, प्लस कमेंट के माध्यम से हो या जैसे हो। धन्यवाद दोस्तों।